हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप लोग। तो बेटा लेक्चर नंबर 8 तक हमने रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स का कुछ पार्ट डिस्कस कर लिया था। हाइगेंस थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपन। लेक्चर नंबर 9 में बेटा इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हाइगेंस थ्योरी के अंदर हमने ये कल समझा था कि हाइगेन ने लाइट को ऐसे वेव की तरह ट्रीट किया था और उसने अपनी थ्योरी लिखी थी। और उस थ्योरी पार्ट के अंदर हमने सबसे पहले वेव फ्रंट को डिस्कस किया था। तो 3 टाइप के वेव फ्रंट्स थे, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे जनरेट होता है? पॉइंट सोर्स से। तो पॉइंट सोर्स से उससे लाइट या जो वेव है ना वो सब डायरेक्शन में बेटा प्रोपागेट करेगी। ठीक है, तो सेंटर से आर रेडियस का अगर आप स्फीयर बनाओगे तो स्फीयर जो है बेटा वो वेव फ्रंट की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, मान सकते हो, उसको अज्यूम कर सकते हो। लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाता है। और अगर सोर्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से काफी डिस्टेंस पर हो, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर हो, आप ये कह सकते हो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, तो वेव फ्रंट का जो शेप है वो प्लेन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाता है? इनफाइनाइट बेटा। ओके, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर देन a प्रोपोर्शनल टू 1/r। एम्पलीट्यूड जो है वेव का वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए एम्पलीट्यूड 1/√r के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और प्लेन वेव फ्रंट के लिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस अगर थोड़ा बहुत अगर अपन चेंज भी कर दें तो उससे इंटेंसिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद में बेटा एक चीज का जरूर ध्यान रखें आप, लाइट रे जो है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रहती है, हमेशा। ठीक है, जैसे अगर आप पॉइंट सोर्स कंसीडर कर रहे हो बेटा, तो पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट हमने स्फेरिकल बनाया था। दिस इज वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अगर आप लाइट रेज को ड्रॉ करोगे यहां पर, तो लाइट रेज बेटा वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को बताती है। ओके, तो ये लाइट रेज हैं। और अगर आप गौर से देखें तो लाइट रे इस वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है बेटा, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखें, वेव फ्रंट और लाइट रे दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, है ना। इसकी अपन एक दो एग्जांपल और लेते हैं यहां पर। जैसे आपने लाइट रेज ड्रॉ कर रखी है, जैसे कुछ इस टाइप से, और आपसे कोई कहे कि वेव फ्रंट ड्रॉ कीजिए इसके लिए, तो वेव फ्रंट कैसे बन जाएंगे? लाइट रे के परपेंडिकुलर। ये वेव फ्रंट बना दिया मैंने, है ना। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, वेव फ्रंट कितने भी बना सकते हो अपनी इच्छा से आप। ये भी वेव फ्रंट है और ये भी वेव फ्रंट है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कोई ऑप्टिकल डिवाइस है, लेट्स से आपने मिरर लिया बेटा, और मिरर पर आपने लाइट रेज इंसिडेंट कर रखी है। ठीक है, और ये इसका फोकस है यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर, यहाँ पर। तो पैरेलल अगर लाइट रेज आएंगी और ये कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगी, तो अपन को मालूम है लाइट रेज कुछ इस टाइप से जाएंगी, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज फोकस से पास होंगी और कुछ इस तरीके से चली जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट ड्रॉ करूँ, इंसिडेंट लाइट रे के अकॉर्डिंग, तो देखो इंसिडेंट लाइट रे यूं जा रही है ना, तो इनके अकॉर्डिंग वेव फ्रंट ऐसा बन जाएगा। ठीक है, रेड कलर से मैंने इसको शो कर दिया है, ये वेव फ्रंट ऐसा बन रहा है बेटा। और अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट रे को देखो तो उसके अकॉर्डिंग वेव फ्रंट देखो कैसा बनेगा। रिफ्लेक्टेड लाइट रे देखो जरा, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे बेटा यूं आ रही है, देखो तो यूं आ रही है, इनके परपेंडिकुलरली आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। देखो तुम्हारी बात, ये एंगल 90 बन गया। और उससे अच्छा फोकस के बाद में देखा जाए तो ये लाइट रही हूँ, ये लाइट रही हूँ, तो ये वाला वेव फ्रंट बनेगा। देखो ये एंगल 90 बनना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बात की जाए तो वेव फ्रंट कुछ इस शेप में आएगा। कुछ ना दे रखा हो ना, तो अपन को जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे अपन। लाइट रे टकराएगी, उससे पहले वेव फ्रंट ऐसे था, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे यूं जा रही है बेटा, तो वेव फ्रंट कुछ इस टाइप से बन जाएगा, है ना। सही। अब जैसे लेंस लिया जाए तो ठीक है, तो लाइट रेज यूं आ रही है पैरेलल,
पैरेलल आएंगी तो फोकस से पास हो जाएंगी लाइट रेज, ठीक है। अब यहां पर वेव फ्रंट ड्रॉ करें, इंसिडेंट लाइट रेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, है ना, प्लेन वेव फ्रंट। और यहां पर देखें तो देखो एंगल 90 बनना चाहिए, तो वेव फ्रंट ऐसे ही बनेगा, देखो, है ना। और उसके बाद में देखें तो ऐसा बनेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे ना कि लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में वेव फ्रंट कैसा बनेगा, तो इसका मतलब है कि जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस वेव फ्रंट कैसा दिखेगा, तो वेव फ्रंट ऐसा दिखेगा। फोकस के बाद में देखें तो ऐसा बन रहा है ना। तो इस तरीके से बेटा आप वेव फ्रंट को ड्रॉ कर सकते हो भैया। प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म के लिए भी बना सकते हो आप। ये प्रिज्म है और इस पे लाइट रेज देखा जाए बेटा, तो लाइट रेज कुछ यूं आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज बेटा कुछ यूं हो जाएगी। हालांकि इस पे दो सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, पर मैंने सिंगली यूं ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप वेव फ्रंट देखें तो वेव फ्रंट ये है, इसके बाद में वेव फ्रंट देखा जाए बेटा तो वेव फ्रंट ऐसा कुछ बनेगा, है ना, इस टाइप से। तो वेव फ्रंट के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि मिरर पर इंसिडेंट हुआ लाइट, है ना, तो बताइए वेव फ्रंट कैसा बनेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, या लेंस से पूछ लिया, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो लाइट रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट बड़ा खास है बेटा, वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस विच आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। ये बहुत ही खास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। हाइगन ने क्या कहा था कि जो आपने वेव फ्रंट लिया है ना, जैसे यहां पर इसकी मैं फोटो बनाऊंगा, जैसे मान लीजिए वेव फ्रंट आपने प्लेन वेव फ्रंट लिया है, ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। तो हाइगन ने कहा कि ये जो प्लेन वेव फ्रंट है या जो वेव फ्रंट है, वो वेव फ्रंट भी एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। इस पे छोटे छोटे आप सोर्स बना सकते हो, जैसे पॉइंट सोर्स बनाते हैं ना, पॉइंट सोर्स, वैसे छोटे छोटे आप पॉइंट सोर्स इस पे बना सकते हो। अब ये कितने बनाए पॉइंट सोर्स, जितना आपका मन करे, बोले तो इनफाइनाइट। नंबर ऑफ सोर्स जो है यहाँ पर इनफाइनाइट है बेटा। तो ये पॉइंट सोर्स बनाने आपको, और यहां से जब अगर अपन कुछ टाइम बाद में देखें तो इनसे भी वेव जनरेट होगी। तो ये इसका एक वेव फ्रंट मान सकते हैं, सेकेंडरी वेवलेट है ये, इसका भी एक बना दिया, इसका भी इस तरीके से बना दिया बेटा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सोर्स बन गए, S1, S2, S3, इस तरीके से बहुत सारे सोर्स बना सकते हैं आप। तो यहां तो मैंने गिने चुने बनाए हैं, अगर आप बहुत सारे सोर्स अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो डायग्राम बड़ा कंजेस्टेड सा हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बनाऊं मैं, देखो, ओके, इस टाइप से। तो ये जो सेकेंडरी, ये इनको सेकेंडरी वेवलेट्स बोला जाता है, छोटे छोटे सोर्स बना सकते हो आप। हाइगन ने कहा कि इन सेकेंडरी वेवलेट्स का जो एनवेलप है ना, एनवेलप मतलब कॉमन टेंजेंट जो होता है, ये रहा, ये न्यू वेव फ्रंट को शो करता है। तो सेकंड लाइन में ये यही लिख रखा है, फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर्म न्यू वेव फ्रंट। तो ये नया वेव फ्रंट बन गया यहाँ पर, समझ आ रही बात। फिर आप अगेन यहां से नए सोर्स बना सकते हैं इस टाइप से, करेक्ट, जो बन करे, फिर ये नया वेव फ्रंट बन गया। हाइगन ने ये कहा था कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, इनसे जो एनर्जी प्रोपागेट करेगी ना, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगी। जो ये न्यू सोर्स बने हैं ना, ये न्यू सोर्स से जो बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ स्प्रेडिंग नहीं होगी। अब इसका पूछा गया हाइगन से ऐसा क्यों, तो हाइगन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हाइगन ने कहा था केवल ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोपागेट करते हैं, मतलब प्रोसीड होते हैं, फैलते हैं। बात आई समझ में। तो अगर ये एक सेकेंडरी वेवलेट मैंने यहाँ पे शो किया, तो ये छोटा सा जो गोला बनाया ना मैंने, ये आप ये कह सकते हो हेमीस्फेरिकल शेप में है, ठीक है, पूरा स्फेरिकल नहीं है। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये स्प्रेड नहीं होगा, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड होगा बेटा। बात आई समझ में। तो ये एक मैंने प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर किया था, प्लेन वेव फ्रंट है, और प्लेन वेव फ्रंट से आपने एक न्यू वेव फ्रंट बना दिया, तो इनको अपन सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे बेटा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अच्छा, और अगर आप प्लेन वेव फ्रंट की बजाय स्फेरिकल वेव फ्रंट ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, स्फेरिकल वेव फ्रंट, मैंने कुछ वेव फ्रंट ऐसा लिया है, तो अगर आप इस पे सोर्स बनाएंगे छोटे छोटे,
इनसे सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होगी बेटा। ठीक है, और इनका जो कॉमन एनवेलप है ना ये वाला, ये कॉमन एनवेलप, ये एक नया वेव फ्रंट बन गया, न्यू वेव फ्रंट है ना, इसमें ये रहा कॉमन एनवेलप, ये न्यू वेव फ्रंट बन गया। समझ आ रही ना बात? लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ये आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो वेव फ्रंट है या जो वेव्स हैं, ये जो लाइट वाली जो वेव है, जो हाइगन ने जो मतलब थ्योरी लिखी थी अपनी, उस थ्योरी के अंदर हाइगन ने कहा था कि लाइट जो है वो एक्चुअली में वैक्यूम नहीं, ईथर में प्रोपेगेट करती है। उसने वैक्यूम में अंदर उसने एक हाइपोथेटिकल मीडियम अज्यूम कर लिया था ईथर, और उस ईथर के अंदर ही ये जो वेव है ये प्रोपेगेट करती है स्पीड ऑफ लाइट c से। ठीक है, तो ये हाइगन की बेसिक थ्योरी थी। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इसको हाइगन ने अपनी थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन किया, अपने थोड़ा बहुत इस पार्ट को समझ लेंगे हल्का सा। ठीक है, हाँ बेटा जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाइगन की थ्योरी से इस लाइट के इस फिनोमेना को किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। तो हाइगन ने क्या किया, लाइट रेज अज्यूम करी, एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, देखिए लाइट रेज के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो वो एक वेव फ्रंट को शो करेगा, और ये लाइन पैरेलल है बेटा, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, प्लेन। लाइट रेज आ रही है, प्लेन वेव फ्रंट बन गया। अब इस प्लेन वेव फ्रंट पर का एक जो पॉइंट है ना, वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है बेटा, पूरा मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, और उस समय एक पॉइंट वेव फ्रंट का यहां पर है, एयर के अंदर है बेटा, यहां पर एयर मान लीजिए, है कि नहीं। तो ये पॉइंट जैसे यहां पे टकराएगा, यहां पर एक नया सोर्स बन गया S1, सेकेंडरी वेवलेट है ये सेकेंडरी वेवलेट है, याद है ना आपको, हेमिस्फीयर बनता है। ठीक है, तो यहां से भी एक जो वेवलेट है वो जनरेट हो चुका है। तो ऊपर की तरफ तो मीडियम दोनों वेवलेट्स के लिए सेम है बेटा, मीडियम सेम है, इसका मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट से या जो भी है, स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम के अंदर मान लीजिए v है, तो v स्पीड से स्प्रेड होगा, वेव जो है हर डायरेक्शन में स्प्रेड होगी, इसमें भी v स्पीड से स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये वाले डिस्टेंस S2 से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा, ये सपोज L है ना, और इस तरफ जो लाइट है वो सपोज v स्पीड से आ रही है, तो t टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है, S2 से इस पॉइंट तक पहुंच गया, ये वाला पॉइंट मान लीजिए बेटा b है, तो S2 से b तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगा वो मान लीजिए t है, देन L इज इक्वल टू v इंटू t, करेक्ट। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कवर कर लिया। सेम यहां पर जो सेकेंडरी वेवलेट है ना बेटा, वो भी सेम v स्पीड से स्प्रेड होगा, v स्पीड से स्प्रेड होगा, तो t टाइम में उसका जो रेडियस है वो रेडियस किसके बराबर होना चाहिए, सेम एग्जैक्टली इसके बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड इसकी भी v है, इसकी भी v है, और टाइम इसको यहां से आते करने t लगा है बेटा, तो इसका मतलब इसको भी सेम टाइम लगेगा t, तो इसकी रेडियस भी एग्जैक्टली l के बराबर होगी, है ना। अब जैसे देखो ये सेकेंडरी वेवलेट का ये वाला पॉइंट जैसे यहाँ पे टकराएगा, इंसिडेंट होगा, यहाँ पर छोटा सा वेवलेट जो है जनरेट होने लग जाएगा। अब हाइगन ने क्या कहा था कि जो सेकेंडरी वेवलेट है ना, इन सेकेंडरी वेवलेट का जो कॉमन एनवेलप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा न्यू वेव फ्रंट को। तो इसको मैं ब्लैक से शो कर देता हूं, चलो ये देखो, ये कॉमन एनवेलप हो गया बेटा, तो ये नया वेव फ्रंट जनरेट हो गया, और ये जो न्यू वेव फ्रंट है, इस न्यू वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइट रे को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब मैं यहां पर लाइट रे को इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे बनेगी, देखो ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, और यहां पर शो करना चाहो यहां पर शो कर दो, देखो इस तरफ, है ना। तो ये इंसिडेंट रे है, एक रे को कंसीडर कर लो बस आप, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। अच्छा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो मान लीजिए r है ना। और अब आप यहां पर दो ट्रायंगल देखो अच्छे से, इनकी ज्योमेट्री पे फोकस करना अपन को। एक तो ट्रायंगल ये वाला हो गया, और एक ट्रायंगल ये वाला हुआ, देखो ठीक है, ये वाला एंगल 90 होगा, कंफर्म है, इवन ये भी एंगल 90 है। अब इन दोनों ट्रायंगल में खास बात क्या, देखो ये तो साइड जो कॉमन हो गई है ना, ये दोनों ट्रायंगल के लिए साइड क्या हुई, कॉमन हो गई। उसके अलावा ये वाला एंगल सेम हो गया, उसके अलावा ये साइड भी सेम हो गई, देखो
ये वाला लेंथ भी एल के बराबर है ना, अभी भी बताया था मैंने, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर और ये साइड भी कॉमन है, इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंसी के कारण अपन ये कह सकते हैं कि एंगल साइड सारी की सारी सेम होनी चाहिए बेटा। अब ये देखो, ये वाला एंगल आई यहां पर, ये वाला एंगल आर है यहां पर, ठीक है, सेम एंगल अगर यहां पर देखा जाए तो ये वाला एंगल भी आर होना चाहिए, है ना, ये वाला एंगल आर है यहां पर। अच्छा, इस ट्रायंगल में ये एंगल आई के बराबर है, ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई तो इसका मतलब ये वाला एंगल आई हो गया, है ना, ये वाला एंगल आई हो गया। सिमिलरली इस ट्रायंगल में ये वाला देखो, ये वाला एंगल आर है तो इस वाले ट्रायंगल में देखना ये वाला एंगल 90 माइनस आर हो गया, ये 90 माइनस आर हुआ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, बोलो। और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आई है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आर है और दोनों कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब एंगल आई बराबर क्या होना चाहिए, एंगल आर। तो हाइगन ने अपनी थ्योरी से इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, है ना, दोनों एंगल बराबर आए। अब हम आगे चलते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक लाइट बीम आ रही है पैरेलल अगेन, है ना, यहां पर एक मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दे रखा है, एक दूसरा मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दे रखा है बेटा आपको। तो ये लाइट रे जब इस मीडियम पर, इस इंटरफेस में जब इंसिडेंट होगी तो यहां पर मैंने एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया जी, है ना, वही सेम पहले वाले पार्ट की तरह। अब इस वेव फ्रंट पर एक सोर्स मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया, एक सोर्स मैंने यहां कंसीडर कर लिया, दिस इज S1, दिस इज S2, ठीक है। अब S1 से ये सेकेंडरी वेवलेट जो जनरेट हुआ है, ये बेटा ध्यान रखना इस μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में स्प्रेड हो रही है, ठीक है। और मान लीजिए इस मीडियम के अंदर जो स्पीड है ना लाइट की वो v2 है और इस वाले मीडियम में स्पीड कितनी है, v1, ठीक है। तो v1 स्पीड से ध्यान देना, S2 से जो लाइट आगे प्रोपागेट करेगी ना उसकी स्पीड v1 है, तो ये S2 से जो वेव यहां से यहां तक पहुंचेगी, ठीक है, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए L1 है, तो L1 किसके बराबर होगा, v1 स्पीड इंटू में टाइम, यहां से यहां तक मान लीजिए टाइम इसको t लगा तो v1 इंटू टी आ गया। लेकिन उसी सेम टाइम t के अंदर जो S1 जो सेकेंडरी वेवलेट है, ये वेवलेट कितना स्प्रेड होगी सेम टाइम t के अंदर, उसकी स्पीड क्योंकि यहां पर कम है ना, मतलब अलग है, v2 है, तो इसकी जो रेडियस होगी इस हेमिस्फीयर की, वो रेडियस किसके बराबर होनी चाहिए, उसको मैं यहां पर इंडिकेट कर देता हूं, L2 बराबर स्पीड v2 है, टाइम यहां पर सेम लगा t, तो L2 बराबर आ गया v2 इंटू में t, तो ये हेमिस्फीयर यहां बन गया। अब हाइगन ने क्या कहा कि जो कॉमन एनवेलप है वो सेकेंडरी जो न्यू वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट को शो करेगा। तो यहां पर नया वेव फ्रंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसा बनना चाहिए, देखो कॉमन टेंजेंट, ये नया वेव फ्रंट बन गया बेटा। और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली अगर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइट रे को रिप्रेजेंट करता है, तो लाइट रे यहां पर ड्रॉ करें बेटा, तो लाइट रे ये बन जाएगी, देखो 90 डिग्री एंगल के साथ, है ना। सिमिलरली यहां पर भी आप इसको शो कर सकते हो बेटा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, और ये जो लेंथ है ये वाली, इसको आप x मान लो, और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक ये L2 है हमारे पास, अब ये भी हमने लिखा है यहां पर, तो ये r, ये 90 माइनस आर, तो ये वाला कितना आ गया r। सिमिलरली ये i है ना, ये भी तो i होगा सेम, ये i है 90 माइनस i, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, i आ गया। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि साइन i की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो साइन i इस ट्रायंगल में साइन i इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है L1, L1 कितना है v1t, तो डायरेक्ट लिखते हैं v1t बाय x। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में साइन r की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब साइन r इज इक्वल टू L2, L2 कितना है v2t अपॉन में x, दोनों को अगर अपन डिवाइड कर दें तो साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू v1 बाय v2। अब v1 जो कि स्पीड है लाइट की इस मीडियम में, वो किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c बाय μ1, एंड सिमिलरली v2 c बाय μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा। तो ये वाली वैल्यू रख दें अपन, तो c बाय μ1, c कट जाएगा तो μ1 तो डिवाइड में आ गया, और उसका c बाय μ2 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो μ1 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो μ1 साइन i बराबर μ2 साइन r। तो इस तरीके से स्नेल्स लॉ और जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है बेटा, वो आप हाइगन की थ्योरी से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये तो इस पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से आप एक बार रीड करना, मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस हैं एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा, वो जरूर करना, एग्जाम में कई बार इस पर ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस पार्ट को प्लीज सबके सब अच्छे से
पढ़ना बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी के अंदर आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, साउंड वेव के साथ, मैकेनिकल वेव के साथ। कॉन्सेप्ट वही है सेम। व्हेन लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ, है ना, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए या वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, इन सेम मीडियम के अंदर ये जब ये एक दूसरे से मिलेंगी वेव्स, तो स्पीड तो सेम होगी, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। आर सुपरपोज्ड, है ना, दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए वेव्स को, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मतलब इंटरफेरेंस अगर आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, ये एक मतलब कॉमन चीज है इंटरफेरेंस के लिए, ना, मतलब मेन चीज है, आप ये कह सकते हो मेन चीज है इंटरफेरेंस के लिए। तो सुपरपोज करवाना है ना, सुपरइम्पोजिशन करवाना है दो वेव्स के बीच में, या दो या तीन या चार कितनी भी वेव्स हो, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम है उनको अपन बोलते हैं बेटा कोहेरेंट सोर्सेज या कोहेरेंट वेव्स। ठीक है, कोहेरेंट वेव्स की मेन जो डेफिनेशन वो क्या है कि दो वेव्स अगर आ रही है ना, उन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस अगर टाइम पर डिपेंड ना करे, फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, टाइम के साथ कभी चेंज ना हो, है ना, कांस्टेंट रहे, तो अपन ये कहेंगे कि जो वेव्स हैं वो कोहेरेंट वेव्स होंगी और उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस पॉसिबल है, सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न मिल सकता है अपन को बेटा। तो कोहेरेंट वेव्स बोले तो इफ फेज डिफरेंस between waves does not depend on time, remains constant, टाइम के साथ वेरी ना करे, then waves are called coherent waves। ठीक है, and sources are called coherent sources बेटा। तो जैसे यहाँ पे दो सोर्स हैं S1 S2, ठीक है, यहाँ से वेव आ रही है, एक वेव यहाँ से आ रही है, इन दोनों वेव्स की जो वेवलेंथ है ना वो सेम होनी चाहिए, या फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। बेसिक पार्ट अगर वेव की बात करें, अगर अपना मान लीजिए वेव्स यहाँ पर इंपोज होती है, पी पॉइंट पर ये वेव्स आगे मिलती हैं दोनों, तो पी पॉइंट पर जो S1 का जो वेव है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं लिख रहा हूँ A1 साइन ओमेगा टी। A1 है वेव का एम्पलीट्यूड, कहां पर, P पर, एंड जो वेव S2 से आ रही है ना उस वेव के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ Y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाइव। ओमेगा देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम है। एम्पलीट्यूड की बात करें तो हो सकता है दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग हो यहाँ पर पी पॉइंट पर बेटा, और दोनों का फेज, ये पूरी क्वांटिटी बेटा, इस क्वांटिटी को फेज बोलेंगे, ये भी क्वांटिटी फेज है, फेज का जो डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा फाइव है ना, तो फेज डिफरेंस इज डेल्टा फाइव। वो क्या रहना चाहिए, टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए बेटा हमेशा। ठीक है, तो पी पॉइंट पर जब ये सुपर इंपोज होंगी तो उस केस में हमको रिजल्टेंट जो वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा। तो ध्यान देना इधर, एट पी पॉइंट पर एम्पलीट्यूड कितना मिलता है ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ए इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस डेल्टा फाइव। A इक्वल्स टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस डेल्टा फाइव। ये बेटा पी पॉइंट पर रिजल्टेंट जो वेव है ना उसका एम्पलीट्यूड है बेटा, और डेल्टा फाइव क्या, दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस। ठीक है, और यहां पर डेल्टा फाइव की जो वैल्यू है वो अपन पाथ डिफरेंस से कैलकुलेट करेंगे। ध्यान देना इधर अच्छे से, डेल्टा फाइव इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। यहां पे डेल्टा फाइव क्या है, फेज डिफरेंस, और डेल्टा एक्स क्या बेटा, पाथ डिफरेंस। आप ये सोच रहे होंगे पाथ डिफरेंस क्या, बड़ा आसान है। पाथ डिफरेंस क्या होता है, देखो सोर्स S1 से जो वेव ट्रेवल करके P पॉइंट तक आई है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, x1, और सोर्स S2 से P पॉइंट तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी वो डिस्टेंस कितनी बेटा, x2। तो ये x2 चलिए, ये x1 चलिए, तो x2 माइनस x1 जो है ना उसको अपन बोलेंगे पाथ डिफरेंस। आपको सिंपल ये देखना है कि जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस चली, ये वाली वेव कितना चली, ये वाली वेव कितना चली है, डिस्टेंस नाप लो, मेजर कर लो और सब्ट्रैक्ट कर दो, वही पाथ डिफरेंस है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है एक्चुअल में क्या है, पाथ डिफरेंस है, x2 माइनस x1 है। तो ये वाली वैल्यू रख करके आप डेल्टा फाइव की वैल्यू निकाल सकते हो, और डेल्टा फाइव की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आपके पास P पॉइंट पर रिजल्टेंट जो वेव है ना उसका एम्पलीट्यूड मिल जाएगा बेटा। इसमें खास बात है, खास चीज है वो क्या, इंटेंसिटी। ध्यान देना इधर, इंटेंसिटी जो है लाइट की, आई वेव थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव।
है ना, वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो जो वेव है ना उस वेव की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर की भी प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन इंटरफेरेंस ले रहे हैं यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इंटेंसिटी आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। जैसे यहाँ वाली वेव जब यहाँ पहुंचेगी तो इसकी इंटेंसिटी A1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, इस वाली की इंटेंसिटी A2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर इस वाली वेव की जो इंटेंसिटी वो I1 है, इस वाली वेव की इंटेंसिटी I2 है बेटा। तो क्या अपन रिजल्टेंट वेव जो है उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो यहाँ पर बेटा हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई, है ना। अब बोथ साइड के मल्टीप्लाई कर दो कोफिशिएंट से, तो के ए स्क्वायर इंटेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर को आप एक्चुअली में जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, यहाँ पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई A1 स्क्वायर को I1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, A2 स्क्वायर को I2 से, प्लस 2 रूट A1 को रूट I1 से, सॉरी A1 को रूट I1 से और A2 को रूट I2 से, cos डेल्टा फाई, है कि नहीं। तो ये आ गई हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये दोनों रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। डेल्टा फाई के फेज डिफरेंस इसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स के इक्वल है बेटा। ठीक है, आगे अपन प्रोसीड करते हैं इसके अंदर। इंटरफेरेंस बेटा दो टाइप का होता है। पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट टाइप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ये जो वेव्स आ रही है ना, है ना, वेव्स में जैसे ट्रफ आ रहा है यहाँ पर, तो दूसरी का भी ट्रफ आना चाहिए। ट्रफ से ट्रफ मिले, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले, कुछ इस टाइप से। देखो एक वेव का क्रेस्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे चलो मैं अलग कलर से शो करता हूं। एक वेव का क्रेस्ट आ रहा है यहां पर और दूसरी वेव का भी क्रेस्ट आ रहा है यहां पर। देखो दोनों का क्रेस्ट आ रहा है, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है या ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा कुछ इस टाइप से। एम्पलीट्यूड जो है ना वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 सम हो जाएगा बेटा A1 प्लस A2। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, आई मैक्स। एम्पलीट्यूड क्या होता है? वो भी मैक्सिमम होता है। ठीक है, इंटेंसिटी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है? अगर आप इस पे गौर करें इस रिलेशन को, a बराबर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई है। ये मैक्सिमम कब हो सकता है? जब cos डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो मैक्सिमम कब होगा? जब बेटा यहाँ पर cos डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो? 1 हो, तभी ये मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? a की मैक्स वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा? A1 प्लस A2। वही तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट, है ना। और आई मैक्स की बात करें, अगर अपन इंटेंसिटी मैक्सिमम की बात करें तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी ये वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी बेटा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है A1 प्लस A2, है ना। और इसके लिए कंडीशन क्या है? cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1 है। cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1 होने का मतलब डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस है ना वो 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तब उस केस में cos की वैल्यू, क्योंकि 2 पाई भी 0 के इक्विवेलेंट होता है, 4 पाई भी 0 के इक्विवेलेंट होता है, cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1 आएगी ऑलवेज। इसका मतलब ये किस पैटर्न में होगा? 2n पाई, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। तो डेल्टा फाई की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, तो उस केस में cos डेल्टा फाई 1 और इंटरफेरेंस कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव। और अगर डेल्टा फाई की वैल्यू अगर आप उस रिलेशन में रख दें बेटा, किस रिलेशन में? डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो यहां से अगर ये वैल्यू रख दूं 2n पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? n लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस है जी, इसका मतलब डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में कितना होना चाहिए? अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं 0 जाएगा, 1 रखूं लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस इस पैटर्न में हो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा,
तो बेटा इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी आई मैक्स रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर। एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा A1 प्लस A2। क्लियर? अगर एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का सेम है, सपोज इसका भी A है इसका भी A है, तो कितना आ जाएगा 2A और इंटेंसिटी मान लीजिए दोनों की सेम है, आई है इसकी भी आई है, तो कितना आ जाएगा रूट ऑफ आई प्लस रूट ऑफ आई, मतलब 2 रूट ऑफ आई का होल स्क्वायर मतलब 4i। समझ रहे हो बात को? ये 4i हो जाएगा उस केस में। क्लियर? तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, बड़ा सिंपल सा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बड़ा आसान है बेटा। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए मालूम होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए ये भी अपन को मालूम होना चाहिए। 0 लैम्डा 2 लैम्डा इस पैटर्न में हो तो उस केस में इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बेटा। क्लियर ये चीज? अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी। अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी। ठीक है? तो अगर आप उस रिलेशन को देखें तो a बराबर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई है। इसकी वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, cos डेल्टा फाई की वैल्यू -1 हो। यहाँ पे लिख देता हूं मैं cos डेल्टा फाई बराबर -1। तो उस केस में a की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा, a मिनिमम बराबर cos डेल्टा फाई -1 हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर क्या आया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट हो जाएगा तो A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1, जो भी ज्यादा होगा ना उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये मिनिमम आ जाएगा ये। और इंटेंसिटी की बात करें I मिनिमम, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos डेल्टा फाई -1, तो वो रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मिनिमम इंटेंसिटी बेटा। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है ना वेव्स का, तो A1 माइनस A2 0 हो जाएगा और इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। क्लियर? तो ये मिनिमम इंटेंसिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। इस केस में बेटा जैसे क्रेस्ट है ना, क्रेस्ट से ट्रफ मिलता है। जैसे एक वेव जैसे मान लो मैं यूं ड्रॉ कर दूं, है ना, और दूसरी वेव जो है ना उसका ट्रफ आ रहा है, जहां पहली वेव का क्रेस्ट आ रहा है ना, दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है इस टाइप से। तो यहां पर अगर आप गौर से देखो तो ये A1 है ये वाली हाइट, और ये कितना है A2 है, ये प्लस का A1 है ये माइनस का A2 है, तो रिजल्टेंट वेव ये वाली बनेगी, देखो ये वाली है ना, कम हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी थोड़ी। ठीक है ना? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो मिनिमम हो जाता है और इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाती है। cos डेल्टा फाई की वैल्यू -1 है, तो cos डेल्टा फाई की वैल्यू -1 कब होगी बेटा, जब डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो, पाई हो, 3 पाई हो, है ना, 5 पाई हो, मतलब 2n + 1 पाई हो। इसको प्रॉपरली लिखें तो अपन 2n - 1 पाई लिख देंगे और n की वैल्यू कहां से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो 2n - 1 पाई हो अगर, तो उस केस में डेल्टा फाई की वैल्यू cos डेल्टा फाई की वैल्यू हमेशा -1 आएगी बेटा। और ये वाली वैल्यू अगर उसमें उस रिलेशन में रख दें डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स में, तो अगर आप ये वैल्यू रखोगे 2n - 1 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना आएगा बेटा 2n - 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, देखो अगर आप n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे तो 2 - 1 मतलब 1 लैम्डा बाई 2, 2 रखोगे तो 3 लैम्डा बाई 2, नेक्स्ट बेटा 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। मतलब लैम्डा बाई 2 हो, 1.5 लैम्डा हो, है ना, फिर 2.5 लैम्डा हो, है ना, फिर 3.5 जो है वो लैम्डा हो। तो इस तरीके से अगर इस पैटर्न में अगर फेज डिफरेंस है तो उस केस में इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। समझ में आई बात? ये बेटा आपको ध्यान रखना है इंटरफेरेंस के बारे में, बेसिक जो अप्रोच है ये आपको सबको ध्यान रखनी है। अब इसमें जैसे अपन डायग्राम बनाए, जैसे मान लीजिए S1 है, ये S2, ठीक है। अब जो चीज बताऊं उसको थोड़ा गौर से सुनना। S1 और S2 जो सोर्स है ना, ये सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं इस टाइप से, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो जैसे यहां से मैंने वेव यूं बना दी,
ठीक है, तो ये वेवलेंथ लैम्डा हो गया, फिर ये 2 लैम्डा, फिर ये 3 लैम्डा, ये 3 लैम्डा डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और यहां से एक और वेव आ रही है, देखो ये S2 से वेव आ रही है। तो S2 से वेव देखें तो ये देखो, ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा और ये 4 लैम्डा, देखो है ना। और देखो इस रेड वाले का भी ट्रफ आ रहा है और ब्लू वाले का भी ट्रफ आ रहा है, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, मिल रहा है ना, ट्रफ से ट्रफ। तो ट्रफ से ट्रफ मिलेगा तो इंटरफेरेंस कैसा है, कंस्ट्रक्टिव। ट्रफ से ट्रफ मिले या क्रैश से क्रैश मिले, इंटरफेरेंस कैसा रहेगा, कंस्ट्रक्टिव ही रहेगा। और अगर आप देखो पाथ लैम्डा 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 4 लैम्डा ही है, तो डिफरेंस कितना है, 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, लैम्डा है ना। तो डिफरेंस अगर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस टाइप से हो तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव ही होगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, देखो एक चीज है यहाँ पर, आप एक चीज नोट की होगी आपने, यहाँ देखो ये वेव देखो ऊपर से जा रही है, इसमें भी ऊपर से जा रही है, देखो मतलब दोनों सोर्स जो है ना वो सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं। बोथ सोर्सेज आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, दोनों का फेज सेम है बेटा। तो ये कंडीशन बहुत जरूरी है, ये जो आपने अभी भी पढ़ा है ना, ये ध्यान रखना, दोनों सोर्स सेम फेज में वाइब्रेट होने जरूरी हैं। तो उसी केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त क्या रहेगी, डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, डिस्ट्रक्टिव के लिए बताता हूं, देखो इसको ही थोड़ा सा मैं बदल देता हूं हल्का सा। देखिए इस टाइप से बना दी, थोड़ा सा वेवलेंथ में गड़बड़ हुई है हल्की फुल्की, लेकिन चलता है इतना। देखो दोनों सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं, ये तो 3 लैम्डा था, ये देखो ये लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा और हाफ लैम्डा, मतलब 4.5 लैम्डा है। और ये कितना है, 3 लैम्डा है। डिफरेंस कितना आएगा, 0.5 लैम्डा, मतलब पाथ डिफरेंस, दोनों के पाथ का जो डिफरेंस है 0.5 लैम्डा है। तो आपने ये देखा है कि अगर पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा या लैम्डा बाई 2 हो, 3 लैम्डा बाई 2 इस पैटर्न में हो, तो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होता है, क्रैश से ट्रफ मिलता है, ट्रफ से क्रैश मिलता है बेटा। बात आ रही है समझ में। और इंटेंसिटी इस केस में मिनिमम हो जाती है और एम्पलीट्यूड भी मिनिमम हो जाता है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस का, ये आपको सबको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोनों सोर्स सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त क्या है, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि अगर दोनों सोर्स अपोजिट फेज में वाइब्रेट हो रहे हो, ऐसे वाइब्रेट हो रहे हो, तो बताओ क्या होता। देखो ध्यान देना, अगर इसकी बजाय ये वाली वेव अगर मैं ऐसे बनाता, ध्यान से देखना, ये इस टाइप से, ठीक है ऐसे बना दिया। देखो अब ये सोर्स की वेव ऊपर, इसमें नीचे, तो ये अपोजिट फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं ऐसे। अगर अपोजिट फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं तो बड़ा इनिशियल फेज डिफरेंस पाई का होता है, यहां पे सेम फेज नहीं आएगा, ये अपोजिट फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं। तो एक्स्ट्रा जो फेज डिफरेंस है ना, एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस वो पाई का है। एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस यहां पर कितने का है बेटा, पाई का है। तो यहां पर अगर आप देखो तो क्रैश से ट्रफ ही मिल रहा है, इंटरफेरेंस कैसा डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन पाथ डिफरेंस अगर आपसे कोई कहे तो कितना आएगा, देखो एक बार जरा काउंट करो, देखो ये पूरा लैम्डा, फिर 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, देखो ये 4 लैम्डा आया और ये 3 लैम्डा है। तो अगर आपसे कोई कहे कि पाथ डिफरेंस कितना है, तो पाथ डिफरेंस आप खट से निकाल दोगे, लैम्डा निकाल दोगे, और पाथ डिफरेंस यहाँ पे लैम्डा है, सही बात है। लेकिन इंटरफेरेंस यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव नहीं है, यहाँ पर कैसा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि क्रैश से कौन मिल रहा है, ट्रफ मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना, अगर दोनों सोर्स अपोजिट फेज में वाइब्रेट हो रहे हो ना, तो उस केस में जो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव की थी ना वो डिस्ट्रक्टिव की हो जाएगी। मतलब ये डिस्ट्रक्टिव की है ना, तो ये कंस्ट्रक्टिव के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, अगर अपोजिट फेज में वाइब्रेट हो रहे हो ना, तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होगी, बोलो। कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स जो है ना वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव के लिए बात करें तो डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एन लैम्डा के बराबर। मतलब कंडीशन स्विच हो जाएगी दोनों की, ठीक है ना, आपस में अदला बदली हो जाएगी। ये ध्यान रखें जरूर हमेशा, बाकी बेसिक सा है। ठीक है, तो अब इसमें अगर आपसे कोई कहे कि अगर दोनों सोर्स कोहेरेंट नहीं है, कोहेरेंट नहीं होने का मतलब फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट है, डेल्टा फाई टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसको मैं यहां पर बता देता हूं, जो कि आपको लिखना है बेटा, समझना अच्छे से, इधर देखना सब आप।
डेल्टा फाई टाइम का फंक्शन है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होगा, तो उस केस में इंटेंसिटी जो है ना आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई, यही तो था। तो ध्यान रखना अगर डेल्टा फाई टाइम के साथ चेंज होगा तो ये वाली क्वांटिटी एक गिवन पॉइंट पर लगातार चेंज होती जाएगी। जैसे पी पॉइंट था ना, यहाँ पर पी पॉइंट पर जो डेल्टा फाई था वो तो फिक्स था, तो इसका मतलब ए की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी और आई की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर डेल्टा फाई टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कोहेरेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, लगातार फ्लक्चुएट होगा। और लगातार अगर फ्लक्चुएट होगी वैल्यू, उसी पॉइंट पे देखो लगातार ये वैल्यू चेंज होगी ना, 1 से -1 के बीच में लगातार ये वैल्यू फ्लक्चुएट होगी बेटा, तो उस केस में अपन आई की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आई की एवरेज वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो इनकी एवरेज वैल्यू फिक्स ही रहती है, वही रहेगी कांस्टेंट। और cos डेल्टा फाई की एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, एवरेज वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी बेटा। तो ध्यान रखना अगर आपसे नॉन कोहेरेंट सोर्स के लिए पूछा हो कि इंटेंसिटी कितनी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों इंटेंसिटी का सम कर देना है, वही उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना बेटा, बहुत ज्यादा फास्टली वाइब्रेट होती है, ऑसिलेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अपन एवरेज वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे उस केस में। बात आ गई समझ में? और बाकी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपली अपन को वैल्यू निकालनी है, रखनी है, ठीक है जी। ओके, अब हम इस पार्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेटा। एग्जांपल लेते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, दो वेव्स दे रखी हैं आपको, y1 = 4 sin ओमेगा t, y2 = 3 sin ओमेगा t प्लस π/2। पूछा है फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड पूछा है। सिंपल, ओमेगा सेम है ना, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब कोहेरेंट वेव्स है। अब आपको एम्पलीट्यूड चाहिए रिजल्टेंट वेव का, तो सिंपल एम्पलीट्यूड A = रूट ऑफ A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 cos डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है ना बेटा, ध्यान रखना हमेशा, ये पूरी क्वांटिटी को फेज बोलते हैं। तो फेज का जो डिफरेंस आएगा कितना है, π/2 आएगा ना, तो यहाँ पर cos π/2 हो जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी जो है ये π/2 हो गई, और cos π/2 की वैल्यू आपको मालूम है 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा इधर की तरफ। वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ A1² प्लस A2², और A1 की वैल्यू कितनी है 4 है, और A2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 4² प्लस 3² का अंडर आपको मालूम है 5 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट जो वेव आएगी उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है 5 यूनिट हो जाएगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I and 4I इंटरफेयर एट स्क्रीन, फेज डिफरेंस बिटवीन बीम्स एट A इज π/2 एंड एट B इज 2π। मतलब दो पॉइंट दे रखे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, और उन दोनों पॉइंट्स पर आपको फेज डिफरेंस गिवन है दोनों बीम्स के बीच में, π/2 और 2π। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट A एंड B। तो आपसे पूछा है कि A और B पर जो इंटेंसिटीज हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है, उनमें बीच में डिफरेंस कितना है ना। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पॉज करके बेटा इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन A पर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो A पर इंटेंसिटी कितनी होगी, A पर फेज डिफरेंस कितने का बेटा, π/2 का है। तो इंटेंसिटी एट A इज इक्वल टू I1 कितना है I2 कितना है 4I, तो I1 प्लस I2 4I प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2, मतलब I इंटू 4I cos डेल्टा फाई। डेल्टा फाई कितना बेटा यहाँ पर π/2 है, और cos π/2 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया। I और 4I कितना आ गया 5I। सिमिलरली IB की अगर अपन बात करें तो अगेन I1 प्लस I2, I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू 4I प्लस 2 रूट I इंटू 4I cos, यहाँ पर फेज डिफरेंस देखिए कितना है, 2π के इक्वल है ना, cos 2π की वैल्यू कितनी होती है 1, ये तो 1 हो गया। यहाँ पर 4I² आ गया, अंडर रूट 2I आ जाएगा, 2 and 2 कितना आ गया 4I है ना, 4I 4 and 4 8 प्लस 1 9, ये 9I आ गया। और अपन से पूछा है कि डिफरेंस कितना बताइए, A पर इंटेंसिटी और B पर इंटेंसिटी का डिफरेंस कितना बेटा, तो 9 - 5 कर दोगे कितना आ जाएगा 4I, तो आंसर आ जाएगा 4I। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स इज 9:1। दे आर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस, द रेशियो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इज। आपको मालूम है मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। और बेटा अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा, आपसे केवल ये रेशियो पूछा है, तो आप बड़ा आसानी से इसको कर सकते हैं। पॉज करके इसको बेटा प्लीज सॉल्व करें आप। देखें इधर I1 और I2 जो इंटेंसिटीज है ना इंडिविजुअल बीम्स की,
उनका रेशियो 9:1 है। तो एक काम करते हैं, इसको तो आई नोट मान लेते हैं, इसको 9 आई नोट मान लेंगे, ठीक है ना। तो I1 की वैल्यू 9 आई नोट एंड I2 की वैल्यू आई नोट। आई मैक्स कितना आएगा, आई मैक्स रूट ऑफ I1 मतलब 9 आई नोट माइनस रूट ऑफ I2 मतलब रूट आई नोट का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम कितना आएगा, सॉरी ये प्लस आ जाएगा, आई मैक्स में प्लस आएगा, आई मिनिमम में रूट ऑफ 9 आई नोट माइनस रूट ऑफ आई नोट का होल स्क्वायर। यहां पर ये 3 आई नोट हो जाएगा, 3 एंड 1 4, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर 16 आई नोट आ गया, और नीचे 9 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 है ना, 2 का होल स्क्वायर 4, आई नोट से आई नोट कट जाएगा, ये से काट दोगे बेटा तो वैल्यू कितनी आई 4:1। तो ये सिंपल सा प्रश्न था, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, 4:1 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 waves of same intensity I naught are superposed. If phase difference between them is delta phi, then draw the graph between resultant intensity and phase difference. ठीक है, ये भी सरल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे कह रखा है कि दोनों वेव्स की जो इंटेंसिटी है ना वो आई नोट है इंडिविजुअली, और फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है, डेल्टा फाई का है, और आपसे पूछा है कि जो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है और जो डेल्टा फाई उसके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं चलो ग्राफ कैसा बनता है। देखो बेटा, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। ठीक है, I बराबर यहां कितना है, देखो ये 2 आई नोट प्लस ये भी 2 आई नोट बचेगा, तो 2 आई नोट कॉमन आगे बाहर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई, है ना। इंटरेस्टिंग सिंपल है, देखो 2 आई नोट 1 प्लस कोस डेल्टा फाई, और 1 प्लस कोस डेल्टा फाई को चाहो तो आप लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, हाफ एंगल में मैंने कन्वर्ट कर दिया बेटा, तो वैल्यू आ गई 4 आई नोट कोस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। अब आई का डेल्टा फाई के साथ ग्राफ बनाना है अपन को, तो इधर तो हो गया डेल्टा फाई, इस तरफ हो गया आई, है ना। इसका ग्राफ अगर बनाना हो ना तो इससे समझा जा सकता है, कोस डेल्टा फाई का अगर ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कैसा बनेगा, कोस डेल्टा फाई ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो यूं जाएगा, है ना, ये 1 ये -1, लेकिन कोस डेल्टा फाई में 1 ऐड कर दें तो 1 शिफ्ट कर दो इसको ऊपर की तरफ, तो 1 शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा, देखो समझ रहे हो ना। और इसको 2 आई नोट से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो पीक वैल्यू होगी ना वो 2 आई नोट हो जाएगी, सॉरी ये 1 हो जाएगा, 1 एंड 1 4 आई नोट हो जाएगा। पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 आई, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4 आई नोट, और इसकी वैल्यू जब 0 होगी ना तो इसकी वैल्यू 2 आई नोट हो जाएगी, मतलब सेंटर में मिड में यहाँ पर ये वाली है ना, ये 2 आई नोट के बराबर है, और ये कितना है 0। कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू -1 होगी तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा बेटा, तो यहाँ पे 0 है तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना एंगल होना चाहिए था कि 0 हो जाए, डेल्टा फाई की वैल्यू पाई हो जाएगी ना, पाई रखोगे तो कोस पाई -1 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई हो जाएगा। यहाँ पर कितना होना चाहिए 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई, इस तरफ नेगेटिव में चल लेंगे, माइनस पाई माइनस का 2 पाई, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेल्टा फाई और आई के बीच में इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा बेटा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ बेटा जी, तो हमने इंटरफेरेंस डिस्कस कर लिया है, इंटेंसिटी पढ़ ली, इंटेंसिटी किस तरीके से फाइंड करनी है, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का किस तरीके से फाइंड करना है, फेज डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है। 2 वेव्स दे रखी हैं, तो दोनों वेव्स जिस रास्ते से आएंगी वो रास्ता जो भी होगा, जो पाथ होगा वो कैलकुलेट कर लो, डिफरेंस निकाल लो, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। और कंस्ट्रक्टिव के लिए जनरली पाथ डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा मतलब n लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n - 1 लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, है ना, 2.5 लैम्डा। लेकिन वो कब, जब दोनों सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं सोर्स। अगर अपोजिट फेज में हो तो मालूम है ना, कंडीशन स्विच हो जाती है।
तो कंस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर और डिस्ट्रक्टिव के लिए रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। और अपना जो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस के लिए इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई के बराबर होता है। इंटरफेरेंस के लिए जो मेन जो शर्त है ना, मेन जो कंडीशन वो है वेव्स जो है ना वो कोहेरेंट होनी चाहिए, या जो सोर्स है वो कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। और कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? जिनके बीच में फेज डिफरेंस टाइम का फंक्शन नहीं हो, फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट ना हो, कांस्टेंट रहे ऑलवेज। और फेज डिफरेंस कांस्टेंट रखने के लिए अपन को सबसे पहली शर्त क्या है? फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए बेटा। वो तो है ही, वो है तो ठीक है ना, वो तो कंडीशन मस्ट है बेटा, तब जाकर के जो वेव्स है वो कोहेरेंट हो सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है और मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। देखो, दो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स हैं हमारे पास, नॉर्मल लाइट सोर्स हैं, जैसे ये बल्ब है, ये वाली बल्ब है। दोनों से जो वेव्स निकल रही है ना, जो लाइट वेव्स निकल रही हैं, वो उनकी वेवलेंथ सेम है बेटा, फ्रीक्वेंसी सेम है एकदम। मान लीजिए हमने सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट सोर्स ले लिए, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, जैसे बल्ब वगैरह होते हैं ना, लैंप। अब प्रश्न ये है कि क्या ये दोनों कोहेरेंट हैं? क्या जो वेव्स आ रही हैं इनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा? तो इसका आंसर है बेटा नहीं, इसका आंसर है नो। ऐसा क्यों? कारण क्या है भाई? कोहेरेंट सोर्स के लिए हमने ये तो पढ़ा ही था कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, बट ऑर्डिनरी लाइट सोर्स के लिए बेटा अगर आप फ्रीक्वेंसी सेम भी लेते हैं, वेवलेंथ सेम भी लेते हैं, तो भी वो कोहेरेंट नहीं होते हैं। इसका मेन कारण क्या है? अगर आप लाइट के इमिशन की बात करें तो बेसिक जो इसका फंडामेंटल है, शायद आप जानते हो कि जब एटम डी एक्साइट होता है तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जब जंप करते हैं बेटा, तो उसी के कारण ही एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जो लाइट सोर्स से जो एनर्जी रिलीज होती है ना बेटा, वो बर्स्ट की फॉर्म में होती है, टुकड़ों के फॉर्म में होती है, टुकड़े निकलते हैं। क्वांटा की बात नहीं कर रहा, फोटोन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पर पार्टिकल थ्योरी पे नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर जो वेव्स निकल रही है ना बेटा, वो वेव्स बर्स्ट की फॉर्म में होती है, कंटिन्यूसली लगातार जनरेट नहीं होती है। जैसे ये जो वेव जो आपने डायग्राम बनाया है, ये एक्चुअली में ऐसे जनरेट नहीं होती है, टुकड़ों की फॉर्म में होती है। जैसे ये एक वेव जनरेट हुई, फिर थोड़ी देर बाद में और वेव जनरेट हुई, ऐसे बस्ट की फॉर्म में लगातार फायरिंग होती है। लेकिन जो फायरिंग होती है ना, उनमें कोई डेफिनेट फेज रिलेशन नहीं होता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये जो टुकड़ा आया है यहाँ से, इस टुकड़े से जस्ट पिछले वाला जो टुकड़ा है ना, उसमें अगर लगातार यहीं से आगे कंटिन्यू हो तो फिर भी मामला जम सकता है। लेकिन इसमें कोई डेफिनेट फेज रिलेशन नहीं होता बेटा। यहाँ से ये हमने इसको कट किया ना, हो सकता है इससे आगे वाला जो है ना, उसमें वेव कुछ ऐसे जनरेट हुई हो, इसके आगे वाले में कुछ वेव ऐसे जनरेट हुई हो, समझ बात। और ये जो टुकड़ा आ रहा है यहाँ से भी वेव कुछ इस टाइप से जनरेट हो रही हो, फिर ऐसे हो रही हो, फिर ऐसे हो रही हो। इसका मतलब जब भी ये दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होंगी तो इनके बीच में कोई डेफिनेट फेज रिलेशन नहीं होगा, है ना, कोई डेफिनेट फेज रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इनका आपस में कोई फेज रिलेशन नहीं है, तो इनका आपस में तो क्या श्योरिटी है बताओ। तो यहाँ पर डेल्टा फाई जो है ना, इस केस में बेटा वो टाइम का फंक्शन रहेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब ऑर्डिनरी लाइट सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम भी है ना, तो वो भी बेटा कोहेरेंट नहीं होते हैं। इसका मतलब उनके बीच में अपन को इंटरफेरेंस पैटर्न नजर नहीं आएगा, है ना। तो इनके बीच में अगर अपन इंटरफेरेंस को देखें ना बेटा, वो नजर नहीं आएगा, एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपसे कोई कहे ना कि इंटेंसिटी कितनी होगी, तो I बराबर यहाँ पर कितना आएगा, I1 प्लस I2 होगा, मालूम है ना। अगर नॉन कोहेरेंट हो तो cos डेल्टा फाई की वैल्यू, एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा, तो उस केस में इंटेंसिटी I1 प्लस I2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, ये ध्यान रखना। तो ये बस्ट की फॉर्म में है ना, ये बस्ट है बेटा, बस्ट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एक जो टुकड़े की लेंथ आपको दिख रही है, इसको अपन बोलते हैं बेटा कोहेरेंस लेंथ। तो ये ऑर्डिनरी लाइट सोर्स के लिए कोहेरेंस लेंथ माइक्रोमीटर के आसपास होती है, माइक्रोमीटर या 10 टू द पावर -6 या -5 सेंटीमीटर के आसपास, मतलब बहुत कम होती है ये लेंथ। तो कोई श्योरिटी नहीं है इनके बीच में कभी भी फेज डिफरेंस जो टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, लेजर लाइट होती है ना, उसकी कोहेरेंस लेंथ काफी लंबी होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, उसको फिर भी थोड़ा कंसीडर किया जा सकता है कुछ एक केसेस में, लेकिन ऑर्डिनरी लाइट सोर्स के बीच में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आपको कोई कहे कि बताइए इनके बीच में इंटरफेरेंस करवाना है, तो क्या आप इंटरफेरेंस करवा सकते हो? नहीं, नहीं करवा सकते भाई, दो सोर्स के बीच में तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो क्या कुछ ऐसा जुगाड़ हो सकता है कि एक ही सोर्स से अपन दो सोर्स बना दें? समझ रहे हो बात को? एक ही सोर्स से दो सोर्स बना दें, जो घटना एक सोर्स के साथ होगी, जो वेव्स निकलेगी, तो वो वेव्स फिर उससे अगर दो सोर्स बनाएंगे तो उसमें हो सकता है कि सिमेट्री रहे, कुछ तालमेल बैठ सके, है ना? वही करना पड़ता है बेटा। तो कोहेरेंट सोर्स को अपन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कोहेरेंट वेव्स कैसे बना सकते हैं, है ना? उसके कुछ मेथड हैं। जैसे फर्स्ट है वेव फ्रंट डिवीजन। वेव फ्रंट डिवीजन, इसमें क्या होगा, जैसे देखो, जैसे आपने एक कार्डबोर्ड ले लिया बेटा, ठीक है, एक कार्डबोर्ड ले लिया, इसके अंदर आपने स्लिट बना दी, दो स्लिट बना दी, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, होल कर दिए, ये मान लो। अब यहां से एक लाइट बल्ब है, जो भी ये सोर्स है, इस सोर्स से वेव आ रही है, ये वेव फ्रंट आ रहा है, और वेव फ्रंट आपको पता है लाइट रेज अगर आप ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलरली बनेंगी, तो यहाँ बस्ट की फॉर्म में एनर्जी आ रही है टुकड़ों के रूप में। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि जो भी टुकड़ा आएगा यहाँ पर, वो टुकड़ा का कुछ पार्ट यहाँ पहुंचेगा और कुछ पार्ट यहाँ पहुंचेगा, सेम ही टुकड़े का पहुंचेगा ना, सेम ही बस्ट का पहुंचेगा, कुछ पार्ट यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर। तो यहाँ से जो बस्ट जनरेट होगा सेम पैटर्न में यहाँ से बस्ट जनरेट होगा। बोलो, अब इनके बीच में इंटरफेरेंस करवा सकते हैं अपन, क्योंकि सेम पैटर्न से निकल रहा है इसमें और इसमें, है ना? सेम चीज हो रही है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में, इनमें आपस में नहीं था, इनमें आपस में कोई है नहीं, पता ही नहीं, ये थोड़ी देर बाद में रिलीज कर रहा है अलग अलग पैटर्न से, तो इनके बीच में आपस में कोई डेफिनेट फेज रिलेशन नहीं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट फेज रिलेशन है। इसका मतलब इनके बीच में इंटरफेरेंस हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो वेव फ्रंट डिवीजन में वेव फ्रंट को अपन टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उससे बेटा अपन सोर्स बना करके इंटरफेरेंस करवा सकते हैं। तो वेव फ्रंट डिवीजन में ऐसा हो सकता है। उसके अलावा और क्या जुगाड़ हो सकता है? जैसे मिरर है, मिरर ले लिया, यहाँ पे सोर्स लिया एक, इस सोर्स से वेव आ रही है, ठीक है, वेव फ्रंट आया, टकराया, इससे टकराने के बाद वेव फ्रंट वापस यहाँ से जनरेट होगा, तो ये वेव फ्रंट और ये जो वेव फ्रंट है, ये वाला वेव फ्रंट, इनके बीच में इंटरफेरेंस हो सकता है, वेव फ्रंट यहाँ से टूट गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। मोटा मोटा अगर अपन देखें तो इतना ज़्यादा अपन से कोई नहीं पूछेगा, अपन को तो केवल ये जो कार्डबोर्ड वाला जो है, इसमें जो वेव फ्रंट का जो डिवीजन है, इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आगे बेटा अपन डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का जो मेन जो कोर पार्ट है, जो मेन जो आर्टिकल है, वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो मेन आर्टिकल है बेटा, और मॉडर्न फिजिक्स का नंबर 1 एक्सपेरिमेंट है बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलो, तो यंग ने बेटा बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में यंग ने एक लाइट सोर्स लिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मतलब ऐसा सोर्स जिससे लाइट, मतलब फिक्स फ्रीक्वेंसी की एक लाइट आए, ठीक है। जैसे व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, है ना। पॉलीक्रोमेटिक है, वो अलग अलग कलर की लाइट उसके अंदर मिक्स्ड है। और मोनोक्रोमेटिक बोले तो मतलब एक ही कलर की, मतलब फ्रीक्वेंसी एक ही रहे। तो उसने सोडियम लैंप लिया एक, ठीक है, जिससे लाइट जो आएगी वो फिक्स फ्रीक्वेंसी की आती है बेटा। छोटा सोर्स लिया, तो उसने एज ए उस सोर्स को पॉइंट सोर्स की तरह माना, और फिर क्या किया, एक लेंस लगा दिया, लेंस के फोकस पर इसको सोर्स को रखा। तो अगर ये पॉइंट सोर्स उसने अज्यूम किया था, तो यहाँ से जो लाइट रेज आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी बेटा, है ना। लेंस की फोकस पर रखने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही लाइट रेज पे इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज बेटा पैरेलल हो जाएंगी। समझ रहे हो? लाइट रेज लेंस से अमर्ज होने के बाद में पैरेलल हो जाएंगी, और अगर पैरेलल लाइट रेज होंगी तो वेव फ्रंट आप जानते हो कैसा बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। देखो, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया बेटा, समझ रहे हो बात को? प्लेन वेव फ्रंट आया ये। अब ये प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा, इस कार्डबोर्ड, ये आगे दिख रहा है जो पार्ट, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, ओपेक पूरा, इसमें से लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकती। इसमें हमने दो स्लिट बनाई हुई हैं, देखो S1 एंड S2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। मतलब एक्चुअली में क्या है, अगर आप इसको साइड से देखोगे ना, आप इसको फ्रंट से देखोगे, यहां से अगर आप देखो ना इसको, तो आपको ऐसा नजर आएगा, ये यूं, और इसमें स्लिट्स बना रखे हैं, खांचे बना दिए पतले पतले, ठीक है, ब्लेड से यूं कट कर दिया हमने, दो पतली पतली स्लिट बना दी, बहुत ही पतली है ये, इस टाइप से, है ना। तो इस कार्डबोर्ड पर जैसे ये वेव फ्रंट, जैसे ये लाइट इंसिडेंट होगी,
ये वेव फ्रंट लाइट आ रही है, देखो ये, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट, ये लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, वेव फ्रंट आ गया भैया। फिर जैसे ही वेव फ्रंट यहाँ पर इंसिडेंट होगा, फिर यंग ने क्या किया, हाइगन की जो थ्योरी थी ना उसको फॉलो किया। ये वेव फ्रंट जैसे ही इस पे इंसिडेंट होगा ना, देखो ये इंसिडेंट हुआ, इस पे देखो हुआ, तो वेव फ्रंट पर, वेव फ्रंट का देखो ये वाला पार्ट तो आगे क्रॉस ही नहीं कर पाएगा इसको। तो यहाँ पर जहाँ पे स्लिट S1 दिख रही है ना, और S2 देखो, S1 और S2 की बात करें अगर अपन, तो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट बनाया उसने। हाइगन ने बताया था ना सेकेंडरी वेवलेट, वेव फ्रंट भी एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो उससे सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगी। सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगी तो यूं फैलेंगी ना, इस तरीके से स्प्रेड होंगी ये, देखो। तो ये एक नए सोर्स की तरह बिहेव करने लग गया S1 और S2, ये नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये वेव आगे जाएगी, ये वाली वेव भी आगे जाएगी। और मेन चीज क्या है, सोर्स आपने एक ही लिया है, इसी सोर्स से दो सोर्स बना दिए, इसका मतलब ये दोनों के दोनों कोहेरेंट है, ये कंफर्म है। जो इसके साथ होगा बर्स्ट की फॉर्म में एनर्जी आती है, टुकड़ों की फॉर्म में आती है, तो जो यहां पर होगा सेम यहां पर होगा, ठीक है। और फिर ये जो वेव्स आगे जाके बेटा इंटरफेयर करेंगी, ये वेव आगे जाएगी और ये वाली वेव भी आगे जाएगी बेटा, मिक्स होगी इसके साथ। तो यहां पर स्क्रीन पर अपन को इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ठीक है। स्क्रीन पर अपन को इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। यंग ने ये ऑब्जर्व किया था। कहीं तो अपन को मैक्सिमा मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मैक्सिमा। मैक्सिमा बोले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, तो वहां पर इंटेंसिटी अपन को हाई मिलेगी बेटा, उसको अपन बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंजेस बनेंगी, है ना, पतली पतली पट्टियां सी बनेंगी, फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा। और कहीं अपन को मिनिमा मिलेगा, इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी बेटा, उसको बोलेंगे अपने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको बोलेंगे अपन डार्क फ्रिंज, ओके। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस फॉर्म में अपन को स्क्रीन पर, पर्दे पर एक पैटर्न मिलेगा। ये यंग ने ऑब्जर्व किया था बेटा, ठीक है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है S1 से, फिर S2 से वेव निकली। अब S1 और S2 से वेव्स निकल रही है ना, ये देखो ये वेव फ्रंट बन रहे हैं, इनका शेप अगर आपसे पूछे तो शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल। कैसे, क्योंकि ये प्लेन आ रहा है ना, पूरा प्लेन आ रहा है, और ये स्लिट है बेटा, S1 और S2 स्लिट हैं। स्लिट का मतलब जैसे अभी मैंने स्क्रीन बनाई थी ना यूं इस टाइप से, सॉरी ये कार्डबोर्ड लिया था, स्लिट बनाई थी, ये स्लिट है S1, ये स्लिट है S2। तो इससे जब वेव यहां पर इंसिडेंट होगी ना, तो यहां पर वेव फ्रंट बेटा कुछ इस टाइप से बनेगा, देखो, क्योंकि स्लिट है ना, एक लाइन सोर्स की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, ये एक लाइन सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये भी लाइन सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ये दोनों लाइन सोर्स की तरह बिहेव करेंगे यहां पर। तो ये लाइन सोर्स है, ये भी एक लाइन सोर्स है, करेक्ट। तो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे बेटा, बात आ रही समझ में। और इन सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स के बीच में सुपरपोजिशन होगा, इंटरफेरेंस होगा सामने, और आपको कहीं मैक्सिमम मिलेगा, कहीं मिनिमम मिलेगा बेटा, ठीक है। मैक्सिमम बोले तो ब्राइट फ्रिंज, मिनिमम बोले तो डार्क फ्रिंज। इंटेंसिटी भी अपन, अगर इन दोनों से निकलने वाली वेव की इंटेंसिटी यहाँ पे सेम है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी I0 मानूं, इसकी इंटेंसिटी I0 मानूं, तो जहाँ मैक्सिमम मिलेगा ना वहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी 4I0, और जहाँ मिनिमम मिलेगा वहाँ इंटेंसिटी हो जाएगी 0, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो। डिफरेंट डिफरेंट है तो रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम के लिए रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अब इसका मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगा। एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था यंग ने, उसका सेटअप यही है, अपन सिंपल डायग्राम से सॉल्व करेंगे इसकी ज्योमेट्री को। और ये ध्यान रखना, हमको पाथ डिफरेंस निकाल करके फेज डिफरेंस निकालना है, ठीक है। और फेज डिफरेंस निकालने के बाद इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते ही हो, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जानते ही हो, कंस्ट्रक्टिवली ये भी जानते हो कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिवली भी आप जानते हो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक सिंपल सा डायग्राम देखेंगे, उस पर स्टडी करेंगे बेटा, ओके। सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। सोर्स, वेवलेंथ है सोर्स की, जो वेव्स निकलेंगी लैम्डा, यहाँ पे वही सेम कार्डबोर्ड, दोनों स्लिट बना दिए मैंने S1 S2, दोनों के बीच के डिस्टेंस है स्मॉल डी, स्मॉल डी इज वेरी वेरी स्मॉल बेटा, और सामने स्क्रीन रखी हुई कैपिटल D डिस्टेंस पर। तो यहाँ से वेव आई, यहाँ से वेव आई, ठीक है। यहाँ से वेव निकलने के बाद दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा, तो वो कहीं पे भी पहुंचेगा, जैसे पॉइंट P यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो वेव्स तो सब तरफ जाएंगी, इससे सब तरफ फैलेंगी,
इस तरफ भी सब तरफ फैलेंगी, इनका बीच में आपस में सुपरपोजिशन होगा। जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है तो उस पॉइंट पर आपको पाथ निकालना पड़ेगा, पाथ का डिफरेंस निकालना पड़ेगा और फिर अपन आगे इसको कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा। तो अब मुद्दा एक ही चीज का है, पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहां ध्यान देना अच्छे से, जो मैं बताऊं इस पे थोड़ा गौर से सुनना समझना। जब भी पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करो ना, तो जो रेज है ना या जो वेव ली आपने, वो स्टार्टिंग से लेनी है, आपको सोर्स से लेनी है, ठीक है। वहीं से ही पाथ डिफरेंस को मेजर करना है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि ये वाली वेव एक ये वाली वेव, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, इसको एस को सोर्स को आपने सिमेट्रिकली रखा है, यहाँ पर एकदम मिड में रखा है। तो वैसे देखा जाए तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर बराबर सी यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे भी पाथ डिफरेंस करोगे घटाओगे तो ये कट जाएंगे आपस में। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो पाथ डिफरेंस को मैं लिखूं यहाँ पर, जैसे ये वेव नंबर 1 है, ये वेव नंबर 2 है बेटा, तो वेव 2 में से वेव 1 का जो पाथ है वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे लिखोगे, देखो डेल्टा एक्स बराबर, नीचे वाली वेव की बात करें तो पाथ लेंथ कितनी आएगी, देखो SS2, S से S2 तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जिसको मैंने x2 लिखा है, प्लस में x2 माइनस फिर ऊपर वाले जो डिस्टेंस है SS1 माइनस x1, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x1 है। SS2 और SS1 ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर बराबर नहीं है तो फिर काटना नहीं है। तो जनरली न्यूमेरिकल्स में बराबर ही होती है, नहीं दे रखा तो बराबर ही लेते हैं, और YDSC के अंदर ये बराबर ही लिया जाता है बेटा। लेकिन YDSC के अंदर अगर मान लीजिए आपने कुछ चेंज किया है तो फिर उस चेंज को उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। तो SS2 और SS1 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, x2 माइनस x1, केवल x2 माइनस x1। अब आप थोड़ा गौर से देखना, इधर जो आपको x2 माइनस x1 नजर आ रहा है वो ज्योमेट्रिकली किसके बराबर होना चाहिए, ध्यान से देखना बेटा। ये कैपिटल D जो डिस्टेंस है ना वो काफी लार्ज है, तो ये जो दोनों रेज मैंने बनाई है ना यहाँ पर, अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, एंगल 90 है, तो ये जो लेंथ है ये देखो S से P तक की डिस्टेंस, सॉरी S1 से P तक की डिस्टेंस, और इस पॉइंट को कुछ नाम देना चाहो दे दो, A मान लो चलो, और A से P तक की डिस्टेंस, ये दोनों बराबर से हैं यहाँ पर। तो मैं लिख सकता हूँ S1P और AP दोनों आपस में बराबर है लगभग। इसका मतलब ये पूरी लेंथ में से अगर आप x1 घटाओगे तो ऑलमोस्ट लेंथ ये बचेगी, ये तो कट जाएगी, दोनों बराबर हैं, तो ये डिफरेंस बचेगा। अब ये डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, अगर आप गौर से देखें बेटा तो ये वाला एंगल थीटा है यहाँ पर, है ना, ये वाला एंगल थीटा है, देखो ये सेम ही तो है, और ये 90 भी है पूरा पूरा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल 90 है बेटा, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया, करेक्ट। ध्यान से देखें आप, ये थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये 90 है, तो फिर ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल से अगर आप देखें ढंग से, इस ट्रायंगल के अंदर क्लियरली नजर आ रहा है बेटा अपन को, ये डिस्टेंस D है और ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये वाला लेंथ कितनी आ जाएगी, D साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो साइन थीटा बराबर दिस बाय D, तो फिर ये वाला लेंथ किसके बराबर जाएगी, D इंटू में साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस जो है बेटा वो D साइन थीटा के बराबर आ गया, है ना, ये आ गया पाथ डिफरेंस हमारे पास। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर मान लीजिए आपको कोई कहे कि थीटा बहुत छोटा है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को है ना आप थीटा लिख सकते हो सिंपली, और अगर साइन थीटा थीटा हो गया तो एक बात बताओ, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, थीटा काफी छोटा है, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, y बाय कैपिटल D के बराबर हो गया ना। ये वाली वैल्यू यहाँ रख सकते हो आप, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, dy बाय कैपिटल D होगी। ये dy मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं है, y इंटू डी लिख दो चाहो तो, ठीक है ना, तो ये डेल्टा एक्स आएगा। लेकिन अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो फिर भैया साइन थीटा को थीटा मत लिख देना, वो थीटा ही रहेगा साइन थीटा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो। अब इसमें हम दो केस पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, इसको बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज, और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज किस पैटर्न में बनेंगी, उनकी पोजीशन क्या होगी, वो पोजीशन अपन फाइंड आउट करेंगे बेटा। तो चलो अपन यही लिख देते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन। ब्राइट फ्रिंज बोले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एन लैम्डा, हाँ या ना, और एन की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए आपको तो एन लैम्डा के बराबर रखना पड़ेगा, और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर एन लैम्डा यहां रख दूं तो एन लैम्डा बराबर वाई डी बाय कैपिटल डी। तो बेटा वाई हमारे पास देखो कितना आया, एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कितना सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला बन गया। देखो ये वाई क्या है, वाई है जो nth ब्राइट फ्रिंज है, जो nth मैक्सिमा है, या जो nth कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसकी लोकेशन है, उसकी पोजीशन है बेटा, किससे, सेंटर से, स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस है। अगर आप n बराबर 0 रख दो, n बराबर 0 रख दो तो ये y बराबर 0 आ जाएगा। y बराबर 0 आने का मतलब ये हो गया कि y बराबर 0 पर क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है अपन को। फिर n की वैल्यू 1 रखोगे तो लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, मतलब लैम्डा डी बाय स्मॉल डी पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। फिर 2 रखोगे तो 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, 3 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। इस तरीके से ब्राइट फ्रिंज अपन को लगातार मिलती रहेंगी। क्लियर। ऐसे ही सेम अगर n की वैल्यू -1 रखोगे, -2 रखोगे, -3 रखोगे तो नीचे की तरफ सेम पैटर्न से मिलता रहेगा बेटा। जो पैटर्न ऊपर बनेगा ना, सेम पैटर्न नीचे मिलेगा। उसी तरीके से जैसे आपने ब्राइट फ्रिंज कैलकुलेट किया है, उसकी पोजीशन कैलकुलेट की है, वैसे आप डार्क फ्रिंज के लिए भी देख सकते हो बेटा। डार्क फ्रिंज की बात करें अगर अपन, डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाई 2, है कि नहीं। और ये वाली वैल्यू डेल्टा एक्स की यहां रख दोगे तो बताइए y की वैल्यू कितनी आएगी, फिर y की वैल्यू आ जाएगी 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d। समझ रहे हो ना, ये डार्क फ्रिंज के लिए बेटा पोजीशन है। इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू यहां पर 1, यहां 0 मत रख देना, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 इस तरीके से, ये ऑर्डर है बेटा। तो y बराबर यहां पर ऑर्डर, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो कितनी वैल्यू आएगी, लैम्डा डी बाई 2d, ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया। फिर 2 रखो तो 3 लैम्डा डी बाई 2d आ जाएगा। अरे 2 × 2 4 -1 3 होगा ना। ऐसे ही 3 रखोगे तो 3 × 2 6 -1 मतलब 5 लैम्डा डी बाई 2d। इस पैटर्न में y की वैल्यू आती जाएंगी, मतलब वो डार्क फ्रिंज की लोकेशन होगी। और यहाँ पे लोकेशन बताओ, n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो लैम्डा डी बाई डी, फिर 2 लैम्डा डी बाई डी। तो इस ऑर्डर में, मतलब इस पैटर्न में या इस लोकेशन पर हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और ऊपर वाली लोकेशन पर वहां पर हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी बेटा। बात समझ में आ गई। लेकिन ये कब वैलिड है, जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो। अगर थीटा लार्ज हो जाएगा ना बेटा, उस केस में जो फ्रिंज की लोकेशन है ना, वो इस तरीके से सिमेट्रिकली अपन को नहीं मिलेंगी। ठीक है, उसको हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये थी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। अब इसमें कुछ खास चीजें, जैसे एंगुलर पोजीशन है। एंगुलर पोजीशन क्या है ना, फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं अपन। इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पर। ओके, तो ब्राइट के लिए बात करें तो मैं साइड में लिख देता हूं, एंड डार्क के लिए बात करें तो ठीक है। और डेल्टा एक्स जो पार्ट डिफरेंस है किसके बराबर है, डी साइन थीटा। थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा, एंड थीटा की वैल्यू वाई बाय कैपिटल डी आप रख सकते हो बेटा। देखो एक चीज ध्यान देना, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन जो है ना वो होता है थीटा। कई मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल्स में एंगुलर पोजीशन लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना हाथों हाथ वो इस थीटा की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर एंगुलर पोजीशन पूछे तो आपसे थीटा पूछना चाहता है एग्जामिनर। थीटा बोले तो ये वाला एंगल। ठीक है, साइन थीटा बराबर आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई डी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा होगी। तुम्हारी बात, इसका मतलब ब्राइट के लिए अगर बात करें तो एन लैम्डा बराबर डी साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर एन लैम्डा बाई डी, थीटा बराबर साइन इनवर्स एन लैम्डा बाई डी। समझ गए बात को। ऐसे डिस्ट्रक्टिव के लिए पूछे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है, 2n-1 लैम्डा बाई 2। वो रख करके आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एंगुलर पोजीशन फाइंड कर सकते हो।
नेक्स्ट है फ्रिंज विड्थ, इसको अपन बीटा से डिनोट करते हैं, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है? जैसे इतना तो यहाँ पर कंफर्म पता लग गया कि जो इंटेंसिटी है या यहाँ पे जो सेंटर पे बनेगा वो तो ब्राइट बनेगा, फिर दूसरी कौन सी पोजीशन पे ब्राइट मिलेगा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी पे, है ना। तो अलग अलग लोकेशन पे हमें ब्राइट मिलेंगी और डार्क भी मिलेंगी। और अगर मैं इंटेंसिटी दोनों के लिए सेम मानूँ, इसके लिए भी इंटेंसिटी अगर आई नॉट मान लूँ और इसके लिए भी इंटेंसिटी अगर आई नॉट मान लूँ, तो आप थोड़ा याद करें, जो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी वो कितनी होगी, 4 I नॉट कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2। उसका मैंने ग्राफ बनाया था, तो उस ग्राफ को अगर यहाँ पर इंडिकेट करें अपन, यहाँ पे ड्रॉ करें, तो वो ग्राफ कैसा बनना चाहिए आप थोड़ा गौर से देखना। इधर ग्राफ डेल्टा 5 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी कर्व है, वो ऐसे बनाया था मैंने फ्लैट, इसको यूं घुमा दो, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। तो अगर आपसे कोई कहे ना कि बताइए ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बन रही है या मैक्सिमा कहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है ना, यहाँ पे भी मैक्सिमा मिल रहा है, देखो यहाँ पे भी मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमा मिल रहा है, इस तरीके से नीचे भी मैक्सिमा मिलेगा, देखो यहाँ पे भी मैक्सिमा मिलेगा। जो पैटर्न ऊपर है ना, सेम पैटर्न नीचे मिलेगा। तो ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो पहली ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे आएगी, सेंटर पे आएगी, मतलब सेंट्रल, वो तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी पे आएगी, क्योंकि एन का मान 1 रख दोगे तो लैम्डा डी बाई, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। फिर दूसरे की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये 2 रख दोगे तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे आ जाएगा, 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी आ जाएगा। समझ रहे बात को? ऐसे ही नेक्स्ट वाला 3 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो ये देखो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, फिर इनके बीच में भी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, फिर इनके बीच में भी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अब आपसे कोई पूछे बताओ डार्क फ्रिंज कहाँ पे बन रही है, तो डार्क फ्रिंज देखो ये बन रही है, देखो यहाँ पर, ये डार्क फ्रिंज है मिनिमा, ये डार्क फ्रिंज है मिनिमा, ये भी डार्क फ्रिंज है, ये भी मिनिमा। तो बीच बीच में डार्क फ्रिंज बन रही है, देखो ये इसका आधा है जस्ट लैम्डा डी बाई 2d, और रख के देख लो एन का मान 1 रखोगे तो 2 - 1 1 लैम्डा डी बाई 2d, मतलब आधा है ना लैम्डा डी बाई स्मॉल डी का आधा। फिर ये लैम्डा डी बाई स्मॉल डी प्लस लैम्डा डी बाई डी, मतलब 3 लैम्डा डी बाई 2d आ गया, ये वाली, ये 5 लैम्डा डी बाई 2d। तो इस तरीके से ये मिनिमास की भी लोकेशन यहाँ पर मिल रही है अच्छे से। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, देखो एक तो होती है ब्राइट फ्रिंज की विड्थ और एक डार्क फ्रिंज की विड्थ। ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए अपन को, तो ब्राइट फ्रिंज देखो देखो यहाँ पे देखना, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये वाली, इस वाली फ्रिंज को देख लो। इस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ को निकालना है, तो बेटा ध्यान देना, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ को निकालना है ना, तो आपको दो कॉन्जुगेटिव जो डार्क फ्रिंजेस है ना, ये वाली डार्क फ्रिंज और ये वाली डार्क फ्रिंज, इसके बीच का जो गैप होगा ना, उस गैप को ही अपन क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। दिस इज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो इसका मतलब दो कॉन्जुगेटिव डार्क फ्रिंज के बीच का गैप। तो कॉन्जुगेटिव डार्क फ्रिंज की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो लैम्डा डी बाई 2d आएगा, अगला देखो तो 3 लैम्डा डी बाई 2d आएगा, अगला देखो तो 5 लैम्डा डी बाई 2d आएगा ना, इस तरीके से चलता जाएगा ये। तो दो कॉन्जुगेटिव डार्क फ्रिंज के बीच का गैप, तो ये दोनों के बीच का गैप निकालूं तो 5 - 3 2 बचेगा, और 2 में से 2 डिवाइड कर दोगे तो कट जाएगा, तो लैम्डा डी बाई डी आया ना, तो वो आ गई हमारे पास बीटा, किसके लिए, ब्राइट के लिए। ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है बेटा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, आया कि नहीं है। अब आपसे कोई पूछे कि डार्क फ्रिंज की विड्थ बताओ कितनी होगी, तो डार्क फ्रिंज की विड्थ कैलकुलेट करने के लिए देखो ये डार्क दिख रही है, ये वाला ले लो, इस डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, तो ये जो कॉन्जुगेटिव जो ब्राइट फ्रिंज है ना, ये दोनों इनके बीच का गैप ले लो। अब ये कितना है, 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी है, और ये कितना लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, तो 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी में से लैम्डा डी बाई स्मॉल डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी आएगा। इसका मतलब डार्क फ्रिंज की विड्थ भी एग्जैक्टली ब्राइट फ्रिंज की विड्थ के बराबर होगी। तो अपन सिंपली फ्रिंज विड्थ बोलते हैं यहाँ पर। तो फ्रिंज विड्थ जो बीटा है ना बेटा, उसकी वैल्यू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी के बराबर आ जाएगी। समझ रहे हो ना बात को, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ओके, मैं एक इसमें थोड़ा डायग्राम कंसिस्टेड हो गया, मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, उसके अंदर फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ को भी अपन देखते हैं बेटा। तो ये इंटेंसिटी पैटर्न समझ ही लिया था अपन ने। अब देखो जो इंटेंसिटी पैटर्न है ना, यहाँ पे सेंटर है स्क्रीन का, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है स्क्रीन का, वो मान लेते हैं चलो इसको। यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, फिर फर्स्ट वाली मिलेगी, फिर सेकंड वाली मिलेगी, फिर थर्ड वाली मिलेगी, है ना।
फर्स्ट सेकंड थर्ड, n का मान 1 2 3, ऐसे ही -1 -2 -3। ब्राइट फ्रिंज, दो कॉन्जुगेटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच जो है ना डार्क फ्रिंज मिल रही है, ये डार्क फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, ठीक है, ये हमने समझ ही लिया था। अच्छा, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की जो विड्थ है वो दोनों की सेम आती है। जैसे इधर की तरफ रेड वाली साइड में देखो आप जरा, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, इसकी विड्थ कितनी है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। फिर फर्स्ट वाली ब्राइट फ्रिंज आ गई, इसकी विड्थ भी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। समझ रहे बात को? ठीक है, तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी विड्थ है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि इस पे n फ्रिंजेस मिल रही है या n ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, तो जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन की जो लेंथ है ना, लेंथ मान लीजिए l है स्क्रीन की पूरी लेंथ, और अगर n ब्राइट फ्रिंज मिल रही है सपोज, तो इसका मतलब विड्थ, ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, n इंटू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। समझ रहे हो ना बात को? अगर n ब्राइट फ्रिंज मिल रही है तो आप क्या लिख सकते हो, n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। और इधर की तरफ देखो आप जरा, ये डार्क फ्रिंज है ना, ये वाली। अब डार्क फ्रिंज की विड्थ कैसे निकाली जाती है, दो कॉन्जुगेटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का गैप, ये देखो, ये जो विड्थ है ना, ये डार्क फ्रिंज की विड्थ है। नेक्स्ट वाली देखो, ये वाली, इसकी जो विड्थ आएगी ये वाली आएगी, सेम इसकी विड्थ ये वाली आएगी, इस वाले की विड्थ, ऐसे इसकी भी है, इस डार्क की भी, ऐसे इस वाले डार्क की भी आएगी। इसका मतलब अगर डार्क फ्रिंज के वे से भी देखें तो भी ये चीज लागू होती है कि अगर यहाँ पर n डार्क फ्रिंज बन रही है तो भी जो लेंथ आएगी वो लेंथ आ जाएगी l बराबर n इंटू में बीटा डार्क, और बीटा डार्क की वैल्यू भी क्या है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो ऐसा मत सोचना कभी भी कि ब्राइट मिल रही है फिर डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी फिर डार्क मिलेगी, तो जो लेंथ है वो लेंथ जो है ब्राइट फ्रिंज की विड्थ भी होगी प्लस डार्क फ्रिंज की विड्थ भी होगी, फिर उसको n से मल्टीप्लाई करोगे। ना 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 ना, 2 टाइम्स नहीं होगा ये। समझ रहे हो ना बात को? यहां से देख लो, क्लियरली नजर आ रही है, ये ब्राइट 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 ब्राइट, ऐसा लग रहा है कि लगातार बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये डार्क है, ये डार्क फ्रिंज की विड्थ है, ये डार्क फ्रिंज की विड्थ है, ये डार्क फ्रिंज की विड्थ है। समझ रहा है ना बात बेटा? ये बहुत खास पॉइंट है यहाँ पर। एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा थीटा किसके बराबर होता है? देखो, फ्रिंज समझ में आ गई हमें, इंटेंसिटी जहाँ पे मैक्सिमम, बाकी आगे डायग्राम भी देखेंगे, फ्रिंजेस की शेप की बनेगी वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे मैक्सिमा लिया, देखो ये, और ये डार्क फ्रिंज है, ये भी डार्क फ्रिंज है, दो डार्क फ्रिंज के बीच का जो गैप है वो ब्राइट फ्रिंज होती है। तो ब्राइट फ्रिंज जो भी है, वैसे ब्राइट फ्रिंज लो या डार्क फ्रिंज लो, विड्थ तो सेम ही रहेगी, बीटा बराबर लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अब ये जो फ्रिंज है ना, ये फ्रिंज बेटा सेंटर पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको और मान लो, इस सेंटर पॉइंट पर जो एंगल बनाएगी ना, जो एंगल सबटेंड करेगी, उसी एंगल को अपन एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो ये वाला एंगल निकालना है अपन, कुल मिला के बात ये। तो एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क देखो, ये आर्क हो गया ना, आर्क किसके बराबर, बीटा के बराबर है। और रेडियस बोले तो यहां से यहां तक लेंथ है, ये लेंथ ऑलमोस्ट कैपिटल डी के बराबर है, क्योंकि एंगल अपन काफी स्मॉल लेंगे। ये जो है ना, यहां पर जो फ्रिंज ले रहे हैं ना अपन, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा काफी स्मॉल है बेटा, तो उस केस में ये लेंथ और ये वाला लेंथ कैपिटल डी बराबर है ऑलमोस्ट। तो एंगल चाहिए, तो एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो बीटा में डी को डिवाइड करोगे, और बीटा में जैसे ही आप डी को डिवाइड करोगे, आप देखो डी से डी कट जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाय स्मॉल डी। सो हमारी बात, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कुछ भी नहीं है लैम्डा बाय स्मॉल डी के बराबर बेटा। लैम्डा है वेवलेंथ लाइट की, और डी क्या है, डी है बेटा सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। स्लिट सेपरेशन है, स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस है बेटा डी। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ जाएगा। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे, ठीक है। एक तो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, और थीटा अगर छोटा होता है ना तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, और थीटा बराबर हो जाएगा वाई बाय कैपिटल डी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो अपन को मालूम होना चाहिए डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव है बेटा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2n-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले तो ब्राइट फ्रिंज बोले तो उसकी लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे, y बराबर n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, 2 स्मॉल डी। फिर फ्रिंज विड्थ की बात करें तो डार्क हो चाहे ब्राइट हो, फ्रिंज विड्थ सेम ही होती है ऑलमोस्ट, जब थीटा सेम होता है, थीटा स्मॉल होता है तो। और फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होती है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब जो फ्रिंज है वो कितना एंगल सबटेंड करती है, उस एंगल को अपन एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलेंगे, जिसकी वैल्यू लैम्डा बाई स्मॉल डी के बराबर होगी, ठीक है बेटा। तो ये था एकदम बेसिक पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ओके। तब तक के लिए आप इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थैंक यू।